एपिसोड 101 से 120 तक। पार्ट 6। दोस्तों, अब तक पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे चाहत सबके सामने साइना की सच्चाई ले आती है। वहीं दूसरी तरफ सात्विक जब मिस्टर ठाकुर के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनता है तो उसे खुद पर गिल्ट महसूस होने लगता है। अब आगे धीरे धीरे करके दिन बीत गया था। कल बेस्ट ऑफ द ईयर बिजनेसमैन अवार्ड का दिन भी आ गया था। यह अवार्ड 5 सालों में एक बार दिया जाता था। यह उसे व्यक्ति को दिया जाता था जो बिजनेस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता था। उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता था, जिसमें एक मैन और एक वुमेन का सिलेक्शन किया जाता था। चाहत ने विदेशों में यह अवार्ड हासिल कर लिया था, लेकिन ये पहली बार था जब इंडिया में उसे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। चाहत को पहले से ही पता था कि उसने विदेशों में बेस्ट ऑफ द ईयर बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड जीत लिया है, इसलिए यहाँ जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। इस अवार्ड का सबसे बड़ा मतलब तो इंडिया में ही था। जिन लोगों ने उसे कचरा समझकर अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था, आज जब वह सब अपनी आंखों से उसे इतना कामयाब देखेंगे तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। वही इस फंक्शन का पूरा काम आदित्य की कंपनी को सौंपा गया था, और जब आदित्य को पहले से ही पता था कि बेस्ट बिजनेस वुमेन का खिताब उसकी एंजल को मिलने वाला है, तो भला वो तैयारी में कोई कमी कहाँ छोड़ने वाला था। उसने बहुत ही बढ़िया तैयारी करवा रखी थी। दुनिया के बड़े से बड़े डेकोरेटर को यहाँ बुला रखा था, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की थी, जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी आंखें बंद कर पाता। महंगे से महंगे चीजों का उपयोग किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आदित्य चाहत को प्रपोज करने वाला था। वैसे भी चाहत माने या ना माने पर आदित्य उसे अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाएगा। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि इतने लोगों के सामने अगर चाहत ने उसे मना कर दिया तो उसकी कितनी बड़ी इंसल्टी होगी। शायद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन वह चाहत की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता था, इसलिए उसने ये रिस्क लेने का मन बनाया था। और वैसे भी उसके परिवार वाले हैं ना उसके साथ, खासकर उसकी बहन जिसने अब तक चाहत से अच्छी फ्रेंडशिप कर ली थी। वहीं दूसरी ओर साइना ने चाहत के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। वह अनमोल के साथ मिलकर आज चाहत को किडनैप करना चाहती थी, जिससे वह चाहत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकल सके। वही इन सब बातों से अनजान अनमोल सिर्फ पहचानता था कि साइना चाहत को बस एक छोटा सा सबक सिखाना चाहती है, इस वजह से वह उसे किडनैप कर रही है। लेकिन उसे किडनैप के बारे में पूरी जानकारी थी। चाहत अंशिका के बहुत जिद करने पर अपनी दोस्तों के साथ आज शॉपिंग करने के लिए गई थी, क्योंकि कल होने वाले अवार्ड फंक्शन में उसे सबसे बेस्ट दिखना था। चाहत का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन अंशिका के जिद करने पर उसे जाना पड़ा। वही चाहत की दोनों दोस्त कसक और ख्वाहिश भी उसके साथ आ गई थी। ये लोग चाहत का शहर के सबसे बड़े मॉल के आगे इंतजार कर रही थी। वहीं चाहत अभी अपने ऑफिस के काम से वहां नहीं पहुंच पाई थी। जैसे ही चाहत वहां से निकलती है, उसने इन लोगों को कॉल करके बता दिया था कि वह निकल रही है। तब तक वह लोग अपनी शॉपिंग पूरी करते रहे। उसे आने में अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा, और अगर वह लोग इसी तरह उसका इंतजार करती रही तो शॉपिंग करने में भी देर हो जाएगा। इसलिए वह लोग अपनी शॉपिंग कर ले, फिर सब मिलकर उसके लिए शॉपिंग कर लेना। उसकी बातें भी बिल्कुल सही थी। ये सुनकर वह तीनों मॉल के अंदर चली जाती है। वहीं चाहत भी वहां के लिए निकली हुई थी, लेकिन अभी कुछ दूर चलने के बाद ही रास्ते में उसके पीछे कुछ गाड़ियां उसका पीछा करने लगती है। इस बात का अंदाजा अभी चाहत को नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में लगातार उसके पीछे आती हुई गाड़ियों को देखकर चाहत को समझ आ जाता है कि कोई उसे ट्रैप कर रहा है।
चाहत तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सिटी में गई तो कुछ भी हो सकता है। और वह एरिया खासकर बच्चों और लेडीजों के भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहां उसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से चाहत दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वह लोग जब देखते हैं कि लड़की दूसरी तरफ जा रही है तो वह लोग भी इसके पीछे हो जाते हैं। अब चाहत अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगा रही थी। आगे चाहत की गाड़ी थी, पीछे उन गुंडों की गाड़ी थी। चाहत को अभी पता नहीं था कि यह लोग कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा था कि जरूर यह इसके राइवल है। पर चाहत जिस पोजीशन पर थी, अभी उसे यह अंदाजा लगाना बिल्कुल ही कठिन था कि यह उसके कौन से राइवल हैं। ऐसा कौन सा दुश्मन हो गया। फिलहाल चाहत ने तो अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की थी। फिर वह इन सब बातों पर ध्यान देना बंद करती है और फोकस करती है अपने रास्ते पर, क्योंकि इस वक्त उसे अभी यहाँ से बचकर निकलना था। वह लोग लगातार चाहत के पीछे चले आ रहे थे क्योंकि उन्हें चाहत को जान से मारने की सुपारी मिली थी। और यह काम किसी और का नहीं, साइना का था। साइना चाहत को अब जान से मार देना चाहती थी, जिसमें उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड अनमोल भी दे रहा था। वही चाहत काफी तेजी से अपनी गाड़ी चला रही थी और उसके पीछे लगभग 4 से 5 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। तभी आगे चलकर 2 गाड़ियां उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से चाहत अब अपनी गाड़ी को इधर उधर करके चलाना शुरू कर देती है, जिससे वह गाड़ियां उससे आगे ना बढ़ सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह लोग उसे आगे से घेर लेंगे और फिर चाहत बुरी तरह से फंस जाएगी। वह दोनों गाड़ियां दोनों तरफ से अब चाहत की गाड़ी को दबा देती हैं और बार बार उसे ठक्कर मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन चाहत इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं घबराती है। अब तक चाहत ने अपने गार्डों को फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। मैं आज पहनने वाली हूँ पहली कलर का, जो बहुत ही बड़ा है। अलर्ट मैसेज भेज दिया था लिया और जान को जब इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही वहां से चाहत की लोकेशन को ट्रेस करते हुए निकल लेते हैं। वहीं अब काफी देर हो चुकी थी। चाहत जहां उन लोगों के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रही थी तो वहां मॉल में अब अंशिका, ख्वाहिश और कसक शॉपिंग करते करते थक चुके थे, लेकिन अभी भी चाहत नहीं आई थी, जिस वजह से वह लोग चाहत को फोन करते हैं। लेकिन चाहत का फोन, जो कि इस भागम भाग में गाड़ी के नीचे गिर चुका था, वह इसके सीट के नीचे जाकर कोने में गिरा था, जिस वजह से चाहते हुए भी फोन को नहीं उठा सकती थी। लेकिन उसे उस फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, लगातार रिंग हुए जा रही थी। अब चाहत फोन तो रिसीव करना चाहती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि यह फोन उसके दोस्त का होगा, जो वो लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन वह उसे रिसीव कैसे करे। लगातार इतनी बार कॉल करने की वजह से जब फोन रिसीव नहीं होता तो अंशिका घबराने लगती है। वहीं ख्वाहिश भी पूछती है कि क्या हुआ, चाहत आ रही है, तो अंशिका उसे बताती है कि नहीं, वह फोन नहीं रिसीव कर रही है। ख्वाहिश ये सुनकर घबरा जाती है। वह उससे बताती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहत उनका फोन 1-2 बार में ही रिसीव कर लेती है। और जब चाहत ने कहा था कि वह यहाँ आ रही है तो फिर अचानक ऐसे क्यों वह फोन नहीं रिसीव कर रही है। तो अंशिका बोलती है, हो सकता हो वह ट्रैफिक में फंसी हो। उसकी बातों को नकाराते हुए ख्वाहिश बोलती है, चाहे जितना ट्रैफिक में फंसी हो पर फोन की रिंग की आवाज तो उसे सुनाई ही पड़ रही होगी। जरूर कोई और बात है। उसकी बातों को अंशिका भी समझते हुए अब गंभीर हो जाती है। उसका भी सिक्स सेंस कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह बिना रुके तुरंत ही अपने भाई को फोन करती है और उसे यहाँ के सारी सिचुएशन बता देती है। आदित्य जब ये सुनता है तो वह तुरंत ही घबरा जाता है।
वह तुरंत अपने सेक्रेटरी से चाहत की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। थोड़ी ही देर में चाहत की लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। आदित्य देखता है कि चाहत की लोकेशन जंगल के साइड की थी। वह तुरंत समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना चाहत अगर मॉल आ रही थी तो उस साइड क्यों जाती। वह तुरंत ही अपने लोगों के साथ वहां के लिए निकल जाता है। वहीं चाहत की गाड़ी की अब खराब हालत हो चुकी थी, क्योंकि वह लोग लगातार चाहत की गाड़ी पर ठोकर मार रहे थे, जिस वजह से अचानक ही चाहत की गाड़ी रुक जाती है और चाहत को वह लोग बुरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चाहत की आंखों में कोई घबराहट नहीं दिख रही थी। चाहत मुस्कुराते हुए बोलती है, लो फंस गए यार, अब तो ना चाहते हुए भी इनको अपने दर्शन देने पड़ेंगे। चलो इन्हें अपना जलवा दिखा ही देते हैं। इतना बोलकर वह गाड़ी से नीचे उतर जाती है। वहीं जैसे ही चाहत नीचे उतरती है, उन चारों गाड़ियों से भी वह गुंडे नीचे उतर जाते हैं। इस समय वहां 15 से 16 आदमी खड़े थे। वह सब काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। चाहत उन्हें देखते हुए पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वही उसकी बातों को सुनकर वह लोग बोलते हैं, हमें तुम्हें जान से मारने की सुपारी दी गई है। ये सुनकर चाहत हंसने लगती है और बोलती है, क्या कहा तुम लोगों ने? क्या तुम मुझे जान से मार डालोगे? अरे इतनी खतरनाक बातें क्यों बोलते हो? मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ। देखो तुम्हारे ऐसा बोलने से मैं कितना डर जा रही हूँ। इतना कहकर चाहत डरने की एक्टिंग करने लगती है। फिर उसके बाद बोलती है, वैसे मुझे मारकर किसे फायदा होने वाला है? भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? वह गुंडे बोलते हैं कि हमें यह नहीं पता है, हमें तो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर मिला है, तो हम अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। वहीं चाहत उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोलती है, यह क्या कोई बात हुई? तुम्हें ऑर्डर मिला है तो तुम अपना काम पूरा करके जाओगे, पर मुझे मेरी गलती तो पता होनी चाहिए कि आखिर में मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। वही वह लोग चाहत की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये लड़की जिसे वह लोग मारने आए हैं, डरने के बजाय उनसे बहस कर रही है। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ते हुए बोलता है, लड़की चुप रह। तुझे नहीं पता है कि अभी थोड़ी देर में तेरी मौत होने वाली है और तू यहाँ इतनी निश्चित होकर हमसे बहस कर रही है। क्या तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बातों को सुनकर चाहत हंसते हुए बोलती है कि भला मुझे क्यों डर लगने लगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है यहाँ मेरी मौत नहीं होने वाली है, बल्कि किसी और की मौत होने वाली है। वह लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं, किसकी मौत होने वाली है? तो वह उन लोगों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि इन बेवकूफों की मौत होने वाली है। उसकी बात सुनकर वह लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की तू क्या बोल रही है? हम यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं और तू अकेली खड़ी है और तू हमें बोल रही है कि हमारी मौत होने वाली है। वह हंसते हुए बोलती है कि जंगल में शेर अकेला ही होता है, लेकिन वह सबके लिए अकेला ही काफी होता है और तुम जैसे गीदड़ हजारों खड़े हो, लेकिन उस शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और मुझे देखकर यह समझ लो कि तुम्हारे सामने वह जंगल का शेर खड़ा है और तुम वह गीदड़ हो जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसकी बातों को सुनकर अब उन लोगों को गुस्सा आने लगता है। ये लड़की कैसे उसके सामने दबंग बन रही थी। अब तो वह लोग बिल्कुल भी चाहत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह लोग तुरंत ही गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि चाहत से बात करना टाइम बर्बाद करना है। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए वो अपना काम खत्म करके चले जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि चाहत दिखने में जितनी मासूम और सीधी लग रही है वह उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही आगे बढ़कर दो लोगों ने उसे मारना चाहा, चाहत ने तुरंत ही उसके हाथों को रोककर जोरदार किक उनके मुंह पर मारी।
उसकी किक इतनी ज्यादा जोरदार थी कि उन लोगों के जबड़े टूट गए और वो लोग काफी तेजी से 5 फीट दूर जाकर गिरे। गिरते ही उनके मुंह से जोरदार चीख निकली, क्योंकि उसने इतनी फोर्स के साथ किक मारी थी कि वह जाकर सीधा सर के बल जमीन पर गिरते हैं, जिससे अब उनके सर से खून बहने लगता है। उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं सारे लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि एक मामूली सी लड़की कितनी जोरदार मार सकती है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की, जो देखने में बिल्कुल ही दुबली पतली है, वह इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अब तो उन लोगों को आगे बढ़ने में भी डर लग रहा था। वह लोग आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं और फिर एक साथ चाहत के ऊपर टूट पड़ते हैं। वही चाहत उनकी ट्रेजरी समझ जाती है। वह तुरंत ही एक्शन मोड पर आती है और अब उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वहां बहुत ही ज्यादा फाइट होने लगती है, जहां वह लोग चाहत पे बार बार वार किए जा रहे थे। वहीं चाहत खुद को बचाते हुए उनसे लड़ रही थी। अब तक उन लोगों ने एक बार भी चाहत को चोट नहीं पहुंचाया था। वहीं उसके आधे से ज्यादा लोगों को चाहत ने मार दिया था। वह लोग चाहत की इस फाइटिंग स्किल को देखकर बिल्कुल ही आश्चर्य में थे। उन्हें अंदाजा लग गया था कि अब पिछले कुछ महीनों तक इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। यानी यार खाया पिया चबन्नी नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। यानी यहाँ तो जितने पैसे उन्हें मिले थे उससे कहीं ज्यादा तो अब उन्हें ट्रीटमेंट में लगने वाले थे। और वहीं जो तकलीफ उन्हें हो रही है वो अलग से। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह लोग खामोशी से चाहत की ओर देख रहे थे, जहां उनके आंखों में बेइंतहा गुस्सा दिख रहा था, वहीं उतना ही खौफ भी भरा हुआ था, क्योंकि वह लोग चाहत का मुकाबला तो अब नहीं कर पाने वाले हैं। वह तो उन्हें अंदाजा लग चुका था। वही चाहत को लगा कि अब सारे शांत हो चुके हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर चाहत के सर पर वार करना चाहता था। लेकिन तुरंत ही चाहत पीछे मुड़ती है, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पाती, जिस वजह से उसकी पीठ पर गहरी चोट आ जाती है। उसने उसे खंजर से मारने की कोशिश की थी। अब खंजर चाहत की पीठ पर पूरी तरह से धंस चुका था और चाहत को बहुत जोर से दर्द होने लगा था। लेकिन चाहत बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। वह तुरंत ही उस आदमी को अपनी पूरी ताकत से मारती है और दूर गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वह लोग चाहत को जख्मी देखते हैं तो तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और अब बाकी के लोग जो जमीन पर इस वक्त गिरे थे वह भी खड़े हो जाते हैं और फिर से चाहत पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग चुका था कि सामने वाला शख्स अब जख्मी हो चुका है तो अब उसे मारने का चांस अच्छा है। वहीं चाहत को भी पता था कि अब वे लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती थी। तभी वह लोग उठकर चाहत पर अटैक करते उससे पहले ही वहां लिया और जान पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग पहुंचते हैं तो चाहत की हालत देखकर घबरा जाते हैं। वह लोग तुरंत ही उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अभी वहां ये लड़ाई चल ही रही थी कि तब तक आदित्य वहां पहुंच जाता है। आदित्य देखता है कि चाहत की टीम वहां पहुंच चुकी है, तो वह जाकर थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी चाहत की नजर आदित्य पर पड़ती है। वह वहां आदित्य को देखकर चौंक जाती है। आखिर में आदित्य को कैसे पता चला कि वह यहाँ है। वहीं जैसे ही आदित्य चाहत को खुद की ओर देखता पाता है तो जल्दी से उसके पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है चाहत लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। आदित्य दौड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, क्योंकि चाहत लड़ते लड़ते अब काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे इतनी ज्यादा चोट भी आ चुकी थी। वह चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है और तेजी से गाड़ी की ओर भागता है। चाहत की पीठ पर वह खंजर बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसा था, इस वजह से चाहत की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी।
चाहत बस थकान की वजह से बेहोश हो गई थी और उसका खून भी बह गया था, इस वजह से उसे जल्दी बेहोशी आ गई थी, वरना इतने लोगों से लड़ना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। वही आदित्य ठाकुर चाहत की ऐसी हालत देखकर पागल हुआ जा रहा था। वह खुद को कोस रहा था कि वह पहले क्यों नहीं पहुंचा। वह बिल्कुल भी चाहत को इस हाल में देखा नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी उसके आंखों में आंसू की कुछ बूंदें आ जाती है। उसने लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया था और वह चाहत थी। वह चाहत को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। उसका दिल ही जानता था कि चाहत को देखकर उसका क्या हाल हो रहा है, पर अपने पर्सनैलिटी के अनुसार वह भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था। पर उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितना ज्यादा परेशान है। उसकी गाड़ी बहुत ही तेजी के साथ हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। सेक्रेटरी ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था और जैसे ही आदित्य चाहत को लेकर बाहर निकलता है, डॉक्टर और नर्स तेजी से उनकी ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अपने साथ स्ट्रक्चर ले रखा था, लेकिन आदित्य चाहत को बिल्कुल भी उसमें नहीं लेटा है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेबी डॉल को पीठ पर चोट आई है और अगर वह उसे इस पर लेट आएगा तो उसे तकलीफ होगी। वह उसे उसी तरह अपने गोद में लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। जब डॉक्टर देखते हैं कि वह उसे लड़की को उसे पर नहीं लेट आएगा तो अब उनके लिए भी यहाँ खड़ा रहना बेकार था। वह भी तेजी से आदित्य के पीछे पीछे अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त वह लोग चाहत की एक छोटी सर्जरी कर रहे थे, जिससे उसे खंजर के इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। वही चाहत तो इस वक्त बेहोश थी। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर आदित्य बहुत ही परेशानी के साथ टहले जा रहा था। बार बार उसे चाहत के लिए घबराहट हो रही थी। इस वक्त आदित्य को उसे व्यक्ति पर जिसने चाहत पर हमला किया था इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर वह उसके सामने आ जाए तो वह तुरंत ही उसे कई टुकड़ों में काट डालेगा। इस समय आदित्य के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वह तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहता है, जिस किसी ने चाहत के साथ ऐसा करने की कोशिश की है उसे ढूंढ के शाम तक मेरे सामने हाजिर कर देना, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। अगर वह नहीं मिला तो उसकी जगह पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बेचारा सेक्रेटरी, जो कि पहले से ही आदित्य से बहुत ज्यादा डरता था, वह उसकी बातों को सुनकर डर जाता है। और यह कोई और नहीं, उसका दोस्त शिव था, जो आदित्य का सेक्रेटरी था। उसने पहले ही अपनी खोज शुरू कर दी थी, लेकिन अब आदित्य के वार्निंग को सुनकर वह और तेजी से छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे अपनी मौत थोड़े की आदित्य के हाथों से करवानी थी, इसलिए शाम तक उसे किसी भी हालत में डिटेल निकालना ही पड़ेगी। वही जान और लिया ने दोनों दादाजी को चाहत के बारे में बता दिया था। दादाजी का सख्त इंस्ट्रक्शन था कि वह उसे हमलावर को पकड़कर उनके सामने हाजिर करे। वह लोग उसे अपने हाथों से मौत देंगे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनकी बच्ची पर हमला करने की। यह गली के चंद गुंडे उनकी बच्ची पर हमला करेंगे। अब उन्हें अपनी ऐसी पावर इन्हें दिखानी ही पड़ेगी। वह ऐसा करेंगे कि कोई भी चाहत की ओर आंख उठाकर भी ना देख पाए। वहीं कुछ देर में चाहत का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। आदित्य जैसे ही डॉक्टर को देखा है तो वह चाहत के बारे में उनसे पूछता है। डॉक्टर उसकी घबराहट देखकर उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है और खतरे से भी बाहर है। तभी आदित्य पूछता है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? तो वह बोलते हैं, हाँ, अभी वह बेहोश है, अभी हम उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग उनसे आराम से मिल लेना। डॉक्टर की बातों को सुनकर अब आदित्य की जान में जान आई है, वरना आदित्य को तो अभी तक लग रहा था कि उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। वही लिया और जान भी अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ख्वाहिश कसक और अंशिका भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अंशिका ने अपने भाई के पास फोन किया था तो आदित्य ने उसे सब कुछ बता दिया था। इस समय वह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वह लोग भागते हुए आदित्य के पास पहुंचते हैं। अंशिका जल्दी से आदित्य को पकड़कर पूछती है कि भाई क्या हुआ, चाहत भाभी कैसी है? अंशिका जल्दी जल्दी में चाहत को भाभी बोल देती है।
वही इस वक्त ख्वाहिश और कसक अंशिका की बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वह चाहत के लिए परेशान थे। आदित्य उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि अब वह बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। तब अंशिका बोलती है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो आदित्य बोलता है, हाँ, थोड़ी देर में। अभी उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब हम सब चाहत को देखने जाएंगे। अभी फिलहाल तुम लोग यहाँ बैठो। उसकी बातों को सुनकर वह लोग शांति से जाकर दूसरी साइड बैठ जाते हैं। वही जान और लिया अभी वहां बैठे थे। ख्वाहिश और कसक उन्हें देखते हैं तो वह उनसे सारी बात पूछने लगते हैं। जान और लिया उन्हें सब कुछ बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर वह लोग भी परेशान हो जाते हैं। वही अभी तक ख्वाहिश और कसक को यह नहीं पता था कि अंशिका कौन है, पर जब अंशिका आदित्य को भाई बोलती है तो अब जाकर उन्हें ध्यान आता है। वह दोनों आश्चर्य से अंशिका की ओर देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम आदित्य ठाकुर की बहन हो? क्योंकि वह लोग आदित्य ठाकुर को अच्छे से जानते थे। वह इतना बड़ा बिजनेसमैन था और इंडिया का मोस्ट पॉपुलर बैचलर था, तो भला उसे कौन नहीं जानता होगा। और उन्हें आदित्य के बारे में अच्छे से पता था कि आदित्य को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज वह आदित्य को चाहत के लिए इतना ज्यादा परेशान देख रहे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही कसक ध्यान देती है अंशिका की बातों पर जो उसने कुछ देर पहले आदित्य से कहा था। वह तुरंत ही अंशिका से पूछता है, तुमने चाहत को भाभी क्यों कहा था? वही अंशिका उनकी बातों को सुनकर घबराने लगते हैं। वह उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है तो कसक से पकड़ लेती है और बोलती है कि देखो, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम हमें सच सच बताओ, वरना हम तुम्हारी यही पिटाई करना शुरू कर देंगे। वैसे भी कसक बहुत ही ज्यादा बोलती थी, इस वजह से उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा। उसके तो मुंह में जो आता था वह बोल देती थी। वही उसकी बातों को सुनकर अंशिका उसे आश्चर्य से देखने लगती है और वह कहती है, क्या सच में तुम मुझे मरोगी? उसकी बातों को सुनकर अब ख्वाहिश भी बोलती है, हाँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी पिटाई करेंगे, क्योंकि तुम इतने दिनों से हमारे साथ हो और तुम हमसे झूठ बोलते आई हो। तो अंशिका जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तो आप लोगों से सच्ची वाली दोस्ती की है। लेकिन हाँ, मैं चाहत को देखा था तो वह मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वह मेरी भाभी बन जाए। पर मुझे अच्छे से पता था कि मेरे भाइयों को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह तो लड़कियों के नाम से भी चिढ़ते थे। लेकिन जब मैं भाई को चाहत की फोटो दिखाई तो मेरे भाई बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्हें इतना खुश देखकर मैं खुद ही आश्चर्य में पड़ गई थी। तब उन्होंने बताया कि वह जिस लड़की को पसंद करते हैं वह चाहत ही है। ये सुनकर तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था और जैसा कि चाहत मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए अब मैं भी चाहती थी कि चाहत मेरी भाभी बन जाए। वही उसकी बातों को सुनकर वह दोनों लड़कियां तो उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ठाकुर चाहत को पसंद करता है। तभी अंशिका देखी है कि वह लोग कुछ नहीं बोल रही है तो वह उन्हें हिलाते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम लोग इतनी शांत क्यों हो गई? उसकी बातों को सुनकर वह लोग अपने होश में वापस आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो अंशिका बोलती है कि हाँ, गॉड प्रॉमिस, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहती है कि वह क्या बात है, हमारे दोस्त ने तो मोस्ट पॉपुलर बैचलर को ही अपना दीवाना बना लिया है। जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है वह तो हमारे दोस्त के पीछे भागता है। अब तो बहुत ही मजा आएगा। उन्हें इस तरह खुश देखकर अंशिका की तो जान में जान आई है, वरना उसने तो सोच लिया था कि ये दोनों उसके भाई के प्यार में विलन बनने वाली है। लेकिन अब सब कुछ ठीक था। वहीं उन लोगों को इस तरह बातें करता और हंसता देखकर जान और लिया उनसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे इतना खुश हो सकते हो? क्या तुम्हें चाहत से बिल्कुल भी लगाव नहीं है? क्या तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो? इस समय जान और लिया बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वही उनका गुस्सा देखकर अब उन दोनों को समझ आता है कि उन लोगों ने क्या किया। वह तुरंत ही उससे माफी मांगने लगते हैं और बोलती है,
सॉरी बात ही कुछ ऐसी थी कि हम लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वैसे तुम भी सुनोगे तो तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसकी बातों को सुनकर वह लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी लिया बोलती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इस सिचुएशन में भी इतना मजा आ रहा है। उसकी बात को सुनकर कसक उन्हें पूरी बात बताने लगते हैं। जैसे ही वह लोग पूरी बात सुनते हैं तो उन्हें भी हंसी आने लगती है, पर वह लोग अपने चेहरे के भाव को बिल्कुल भी नहीं बदलते। वह इस तरह इमोशनलेस होकर खड़े रहते हैं। वही ख्वाहिश और कसक उन्हें ऐसे देखकर अपना मुंह बना लेती है। उन्हें अच्छे से पता था कि ये दोनों अपने काम के वक्त ऐसा ही सदा सा मुंह बनाए रहते हैं। वही थोड़ी देर में यह बात अंशिका की फैमिली को भी पता चल जाती है, क्योंकि अंशिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। जैसे ही वह लोग ये सुनते हैं कि चाहत को चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में है, वह घबरा जाते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब तक चाहत को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, उसे एक बड़े लग्जरियस रूम में शिफ्ट किया गया था, जिसे खुद आदित्य ने ऐसा करने के लिए डॉक्टर से कहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेबी गर्ल को कोई परेशानी हो। अभी तक चाहत को होश नहीं आया था। आदित्य अभी चाहत को देखने जाने वाला था, तभी वह लोग भी आदित्य के पीछे पीछे आ जाते हैं। आदित्य जैसे ही चाहत का चेहरा देखा है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। चाहत का चेहरा थकान की वजह से पूरा पीला पड़ चुका था। उसे देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि वो कितनी कमजोर लग रही है। आदित्य जैसे ही चाहत का चेहरा देखा है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। चाहत का चेहरा थकान की वजह से पूरा पीला पड़ चुका था। उसे देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि वह कितनी कमजोर लग रही है। आदित्य अभी उसे प्यार से 2 पल देख भी नहीं पाया था कि उसके पीछे ही जान लिया कसक, ख्वाहिश और अंशिका अंदर आ जाते हैं। जान तो जल्दी से जाकर कसक की साइड रखे चेयर पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, देखो ना मेरी चाहत का क्या हाल हो गया है। वही बाकी लोग भी चाहत के दोनों साइड जाकर बैठ जाते हैं। इस वक्त चाहत बीच में बेड में लेटी हुई थी। वही जैसे ही आदित्य जान को देखा है तो उसके आंखों में गुस्सा उतर आता है। आखिर में इसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी चाहत को मेरी चाहत कहने की। चाहत बस उसकी है, उसके सिवा चाहत किसी और की नहीं हो सकती है। इस समय आदित्य जान से खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे जान उसकी चाहत को उससे अलग कर रहा है। वह अपनी जलती हुई नजरों से बस जान के उसे हाथ को घूर रहा था जिसे उसने चाहत को पकड़ रखा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सिवा चाहत को कोई भी छुए। अरे यार, ये तो अजीब बात है। नए नए आशिक पैदा हुए हैं और चाहते हैं कि चाहत को उसके सिवा ना कोई देखे और न छुए। और उन विचारों का क्या जो इतने दिनों से चाहत के साथ रहते आए हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड है। आप इस आदित्य जी को कौन समझाए कि यह तो उनके साथ बिल्कुल भी गलत है। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है। अभी वह अपनी जलन को पूरी भी कर पाता उससे पहले ही कमरे में बहुत से लोग एंटर करते हैं और यह और कोई नहीं आदित्य ठाकुर के मम्मी पापा और दादा दादी थे। उनके पीछे ही शरण मेहरा और उनकी पूरी फैमिली थी और उनके साथ विनोद राय की पूरी फैमिली थी। इतने लोगों को देखकर आदित्य के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या ये कोई पार्टी का हाल है जो ऐसे सारे लोग घुसे चले आ रहे हैं। आदित्य का मन कर रहा था वह सबको धक्के मार मार के बाहर निकाल दे। अगर ये लोग यहाँ रहे तो उसकी बेबी डॉल को ये लोग परेशान करेंगे, जो कि आदित्य बिल्कुल नहीं चाहता था। अभी वह लोग कुछ बोल पाते उससे पहले ही चाहत को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। वह धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। इधर जैसे ही आदित्य के मम्मी पापा आदित्य से कुछ बोलने वाले थे उससे पहले ही उनकी नजर चाहत पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह से होश में आ गई थी और वह अपने चारों तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वह समझ रही थी कि इस वक्त वह कहाँ है। वही उसे देखकर तो आदित्य के मम्मी पापा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वैसे ही खुशी उसके दादी दादी को भी होती है। वह लोग इतनी प्यारी बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चाहत देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि देखने वाले उसे पर से अपनी नजरें ना हटा सके। आप वह लोग आदित्य से कुछ नहीं बोलते और आदित्य को पीछे कर खुद ही आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से चाहत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा अब आप कैसी हो।
अब आपकी तबीयत ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? उनकी लगातार बातें सुनकर चाहत उन्हें आश्चर्य से देखने लगती है। ये चेहरा उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी था। उसने आज तक आदित्य और अंशिका के अलावा किसी को नहीं देखा था जिससे वह उन्हें पहचान सके। वही वह लोग चाहत से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा है, उसे ठीक तो लग रहा है। वही चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है। तभी अंशिका चाहत को जब ऐसा देखी है तो वह समझ जाती है। वह तुरंत ही अपने मम्मी पापा और दादा दादी को पीछे करती है और चाहत से बहुत ही प्यार से बोलती है, चाहत, मैं तुम्हें बताती हूँ ये लोग कौन है। मुझे पता है तुम इन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान रही हो, और वैसे भी पहचान होगी कैसे, ये तो पहली बार तुमसे मिल रहे हैं, पर ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि यह मेरे मम्मी पापा है। और फिर अपने दादा दादी को दिखाते हुए बोलती है कि यह मेरे दादी दादी है। अब जाकर चाहत को समझ आता है कि यह लोग कौन है। तभी अंशिका की मम्मी और अंशिका की दादी आगे बढ़कर चाहत के सर पर हाथ फेरकर बोलता है, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी मासूम और प्यारी है, इसे किसी की नजर ना लग जाए। इतना बोलकर वह अपने आंखों से काजल निकालकर चाहत के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। वही चाहत तो उनके मुंह से बहू सुनकर सन रह जाती है। वही बाकी वहां खड़े सभी लोगों को ये पता था कि आदित्य चाहत को पसंद करता है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलते हैं। वही बेचारी चाहत तो बस पागलों की तरह उन दोनों को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कब उसने शादी की और कब उसके सास ससुर पैदा हो गए, और सोचने लगी कहीं वह दूसरे की बॉडी में तो नहीं आ गई है, जैसा कि उसके साथ पहले भी हो चुका है कि वह रिवर्स होकर समय से पीछे चली गई थी। आप क्या, भगवान ने फिर से उसे समय से बहुत आगे कर दिया है जहां पर उसकी शादी हो गई है और उसके ये सास ससुर है। उसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वह भी टुकुर टुकुर उन्हें अपनी आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वही उसे इस तरह देखकर आदित्य के मम्मी पापा शिवांश जी और रूबी जी को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। वह इस वक्त उन्हें हद से ज्यादा मासूम लग रही थी। वही आदित्य पीछे खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। उसने तो अपना सर ही पकड़ लिया। वह चाहत के चेहरे को देख सकता था और वह समझ सकता था कि यह सब सुनकर चाहत को सदमा ही लग गया होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मम्मी पापा को अब कैसे रोके। अगर वह इस वक्त चाहत के सामने जाएगा तो चाहत उसका क्या करेगी। अब तो उसे डर लगने लगा था कि चाहत कहीं उसे रिजेक्ट न कर दे, क्योंकि इस समय चाहत का जो रिएक्शन था वह आदित्य को डरा रहा था। वह तो सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है जिससे चाहत की नजर उसे पर ना पड़े, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। वही वह लोग अभी प्यार से चाहत के सर पर हाथ पैर रहे थे और उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वही साइड में खड़े शरण के मम्मी पापा और विनोद के मम्मी पापा भी चाहत से उसका हाल चाल पूछने लगते हैं। आप चाहत उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि नहीं नहीं, वह तो सही समय में है, पर उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसे बहू क्यों बोल रहे हैं। वही शरण और विनोद भी अब आगे आकर चाहत का हाल चाल लेते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहते हैं कि उसे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत कमजोर लग रही है और इतने सारे लोगों से बात करने की वजह से अब उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए अब तुम आराम करो। और वह लोग बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। वही ख्वाहिश जान और लिया चाहत को बिल्कुल सही देखकर रिलैक्स हो गए थे। अब जब इतने लोग यहाँ पर हैं तो उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। आखिर में अभी उन्हें उन लोगों को भी तो पकड़ता है जिसने चाहत पर अटैक किया था। वह ख्वाहिश और कसक को चाहत का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से निकल जाते हैं। वही आदित्य के घर वाले जाते समय चाहत को बड़े ही प्यार से बोलते हैं, बच्चा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे और तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करेंगे कि तुम्हें कभी अपने मम्मी पापा की याद नहीं आएगी। उनकी बातों को सुनकर चाहत उनकी तरफ देखने लगती है। इस समय उसके मन में क्या चल रहा था उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था, पर चाहत के मन में इस समय बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। क्या सच में हम लोग उसे उसके मम्मी पापा की तरह प्यार कर सकते हैं?
वह कैसे भरोसा कर ले जब खुद के माँ बाप ने उसे कोई रिश्ता नहीं रखा, तो क्या कोई पराया उसे इतना प्यार दे सकता है। वह उन्हें बस एक तक देख रही थी, वही उसे ऐसा देखा प्रकार रूबी जी आगे बढ़कर चाहत के माथे को चूम लेती हैं और बोलते हैं, बच्चा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हम सबको एक ही नजरिए से देखें, सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए अभी तुम रेस्ट करो, जब ठीक हो जाना तो इस बारे में अच्छे से सोचना। वही चाहत उनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है, वह ठीक ही तो बोल रही थी, सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। भले ही उसके माँ बाप ने उससे प्यार ना किया हो, पर उसके दोनों दादा और उनके बच्चे उसे अपने सगे औलाद के तरह ही मानते हैं और कितना ज्यादा प्यार करते हैं, उनका प्यार ही तो है जो आज वह यहाँ तक पहुँच सकी है और अपने दुश्मनों से बदला ले सकती है। वह इतनी काबिल हो चुकी है कि वह किसी को भी अपने आगे झुक सकती है। वह फिर से एक बार रूबी जी की तरफ देखती है, रूबी जी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती है और फिर उसे आराम करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। उनका स्पर्श चाहत को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे अपनेपन का एहसास दिला रहा था। वह देख सकती थी कि उनके मन में कोई छल कपट नहीं था और वह बिल्कुल ही दिल से सच्ची दिख रही थी। उनकी आंखों में चाहत के लिए प्यार झलक रहा था। अब चाहत को इतना तो तजुर्बा हो ही गया था कि वह लोगों की आंखों को देखकर उनके मन की बातों को समझ सके। धीरे धीरे करके अब सब लोग वहां से जाने लगते हैं। अब धीरे धीरे कर कमरे से सब बाहर जा चुके थे। वहीं आदित्य भी चुपके से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे चाहत की आवाज सुनाई पड़ती है, मिस्टर आदित्य ठाकुर तुम कहाँ जा रहे हो। कितना सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिस बात का डर था वही हो गया, उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर चाहत को देखे। उसे इस तरह स्टैचू की तरह खड़ा देखकर चाहत फिर से बोलती है, मिस्टर आदित्य ठाकुर मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, क्या आपको इस कमरे में अपने अलावा कोई और दिख रहा है? अगर नहीं तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ। इस समय चाहत की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही आदित्य पीछे मुड़ता है तो वह चाहत को देखकर डर जाता है। इस समय चाहत गुस्से में तनतनाई बैठी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूर रही थी। आदित्य की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। चाहत उसे देखते हुए अपने उंगली के इशारे से उसे अपने पास आने को कहती है। आदित्य धीरे धीरे करके चाहत के पास जाने लगता है। वह मन में सोचता है कि पूरी दुनिया को अपनी आंखों से डरने वाला आज मैं क्यों उसकी आंखों से इतना ज्यादा डर रहा हूँ। सभी के मन में मेरे नाम का खौफ होता है, लेकिन आज मैं खुद इतना ज्यादा खौफ में हूँ। मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह मन में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह चाहत के पास आता है तो चाहत उसे बैठने का इशारा करती है। वह चुपचाप चाहत के बोलने पर उसके पास जाकर बैठ जाता है। वही चाहत बड़े ही गुस्से के साथ उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचती है। अब आदित्य का चेहरा का चाहत के चेहरे के बिल्कुल ही सामने था। उन दोनों के चेहरे के बीच में मात्र 2 इंच का फासला था। वही चाहत गुस्से में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उससे बोलती है, मिस्टर आदित्य ठाकुर तुमने ये क्या रायता फैला रखा है। इस वक्त चाहत आदित्य को बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य का तो मन उसमें डूबने का कर रहा था। वह आदित्य को बस अपनी आंखें फाड़े एकटक देखे जा रहा था। वही चाहत उससे बोल रही थी, मिस्टर आदित्य ठाकुर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अपनी पत्नी बोलने का, और तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे थे, मैं उनकी बहू हूँ। मैं कब तुमसे शादी कर ली और कब उनकी बहू बन गई, क्या तुम इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे। उसकी बातों को सुनकर आदित्य उसमें खोए हुए वैसे ही बोलता है, तो क्या हुआ पत्नी नहीं बनी हो तो मैं जल्द ही तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे देखने लगती है। बोलती है कि और भला मैं तुम्हारी पत्नी क्यों बन जाऊं। तब वह बोलता है कि देखो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं सच बताता हूँ,
अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम जैसा मुझे कहोगी मुझे वैसा ही करूंगा, तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा और तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा। तुम्हें सर्वेंट रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारे सारे काम खुद ही कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जहां चाहत गुस्से में उसका काला पकड़कर उसे घूर रही थी, उसे अंदर अंदर से हंसी आने लगती है। उसके सामने इतना बड़ा माफिया डॉन और बिजनेस टाइकून बैठा है और वह उसके लिए खाना बनाने और उसके कपड़े धोने की बात कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इन बातों का वह क्या जवाब दे। तभी आदित्य उससे बोलता है कि देखो, तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दो, बदले में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अपने बच्चों को भी मैं ही संभाल लूंगा और उनके डायपर भी मैं ही चेंज कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम मेरी प्यारी पत्नी बनकर रहना। उसकी बातों को सुनकर अब चाहत को हंसी आ जाती है। वह सोचती है कि इसने तो बहुत ही लंबा ख्वाब देख रखा है, अभी शादी की बात नहीं हुई, यह बच्चे भी पैदा कर चुका है। उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर आदित्य के दिल में सुकून उतर जाता है। आखिर में उसका प्लान कामयाब रहा। उसे अच्छे से पता था कि वह जोर जबरदस्ती से चाहत को हासिल नहीं कर सकता है। वह देखने में ही मासूम है पर वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था वह उसे प्यार से समझाएगा और उसे ऐसी बात करेगा कि वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाएगी, और अगर एक बार हंसी तो मानो लड़की फंसी। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर आदित्य के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलता है कि यानी मेरा ऑफर तुम्हें मंजूर है। इतना बोलकर वह अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आप सही मामले में उसे सुकून मिला था। वह कितने दिनों से इसी सुकून के लिए बेचैन था, लेकिन जैसे ही चाहत को वह अपने गले से लगता है उसे अलग से ही खुशी महसूस होती है। थोड़ी देर बाद चाहत उससे अलग होती है और उससे पूछता है कि आखिर में वह उसे क्यों इतना पसंद करता है, कि वह उसके लिए उसका सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार है। ये बोलते हुए चाहत के होठों पर मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। आदित्य तो बस उसे दिखाता ही रह गया। वही आदित्य उसकी बातों पर ध्यान देते हुए उसे बताता है कि वह एक बार इटली अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था। वही पहली बार उसने उसे देखा था। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसे दिन को याद करने लगती है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, उसके सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें शायद उसने आदित्य को देखा था, क्योंकि एक ही नजर में वह उसे देखकर थोड़ा उससे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन जल्दी ही वह उससे बात को भूल गई थी। लेकिन आज आदित्य के बताने पर उसे याद आ गया। फिर आदित्य उसके बाद से सारी उसके लगाया एफर्ट को बताता है जो उसे ढूंढने में उसने लगाया था। अंत में जाकर वह उसे दिन मिली थी जिस दिन वह लोग पार्टी में गए थे, और फिर वह उसकी रियल लाइफ जान सका, वरना हर बार वह उसे देखकर बस उसे ढूंढता ही रह गया और वह ऐसे गायब हो जाती थी जैसे कि वह इस दुनिया की थी ही नहीं। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है और उसे बताती है कि हमारी दुनिया में कभी किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं है। वह हमेशा से ही अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखनी है, जिस वजह से उसकी कभी कोई पहचान नहीं जान सका। वह बस अपने घर वालों के सामने ही ऐसे रहती थी। बाकी कुछ खास उसके दोस्त हैं जो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। उसे मुस्कुराता देखकर आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके होठों पर वह मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी लग रही थी। आदित्य खुद को रोक नहीं पा रहा था। अभी भी चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथ से पकड़े हुए था और बस उसकी आंखों में एक तक देखे जा रहा था। वही चाहत भी अब उसे प्यार से देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे कब उसके करीब आ जाता है उसे भी नहीं पता चलता। वह धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस कर देता है। उसने सोचा था कि वह बस थोड़ा सा किस करके उससे दूर हो जाएगा, पर उसका दिल उससे बगावत कर जाता है। जैसे ही उसके मुलायम होठों का इस वर्ष उसे होता है तो वह अपने होश ही खो बैठता है, और उसने जो सोचा था कि वह उससे अलग हो जाएगा, उसके उलट वह अब उस किस में पूरी तरह से खो जाता है और उसे धीरे धीरे किस करना शुरू कर देता है। वही चाहत तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस उसे देखे जा रही थी।
उसे समझ नहीं आया कि अचानक से यह उसके साथ क्या हो गया। इस समय उसके पूरे शरीर में कर्क की एक लहर से दौड़ जाती है और उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वही आदित्य तो पूरी तरह से उसकी इसमें डूब चुका था। वह उसे पैशनेट होकर किस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी किस और भी ज्यादा डिप होने लगी थी। अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी, बस वह अपने आंखों को बंद कर लेती है और वह आदित्य के प्यार को महसूस करने लगती है। आदित्य धीरे धीरे कर कहीं उसके अपर लिप को चूम रहा था तो कहीं लोअर लिप को शक कर रहा था। यह एहसास आदित्य के लिए भी बिल्कुल भी नया था। वह कभी किसी लड़कियों के इतने करीब नहीं गया था। वह तो लड़कियों को अपनी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहता था, पर अचानक चाहत के आने से उसका तो नजरिया ही बदल गया। बस चाहत का दीवाना हो चुका था और किसी भी कीमत पर उसे चाहत चाहिए थी, वरना वह उसके बिना तो जीने की भी नहीं सोच सकता था। वही आदित्य जब देखा है कि चाहत उसे नहीं रोक रही है तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे अपना एक हाथ उसकी कमर पर ले जाता है और उसके टाप ऊपर कर उसकी कमर में अपना हाथ डाल सहलाने लगता है। उसके इस तरह से छूने पर चाहत के शरीर में गुप्स बम आने लगते हैं। आदित्य का ये स्पर्श उसे बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा था। जैसे जैसे आदित्य उसे छू रहा था वैसे वैसे उसे बहुत ही प्यारा सा एहसास हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही है और उसका दिन बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वह बस आंखें बंद करे सारे एहसास को जी रही थी। वही आदित्य अब उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था और धीरे से उसके कमर को दबाता है, जिसे अचानक से उसके मुंह से आह निकल जाता है, जिसका फायदा उठाकर आदित्य अपनी टंग उसके मुंह के अंदर डाल देता है। उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था, उसका सलाइवा उसके मुंह में जा रहा था, वही उसे वह अपने गले से नीचे उतारते हुए उसका पूरा स्वाद ले रहा था। अब ये किस एक साधारण किस से फ्रेंच किस में बदल जाती है। वहीं अब 20 मिनट हो चुके थे। आदित्य का मन तो उसे छोड़ने का नहीं कर रहा था, क्योंकि आज पहली बार जैसी फीलिंग मुझे उससे आ रही थी वैसी उसने कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। सच में यह फीलिंग उसके लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह इस पल को कभी भी खत्म नहीं करना चाहता था। वही चाहत की अब सांस फूलने लगी थी। अब चाहत को लग रहा था कि वह सांस नहीं ले पाएगी, वह तुरंत ही अपने उसमें आती है और आदित्य को दूर करने लगती है। वही उसे इस तरह स्ट्रगल करता देखकर आदित्य तुरंत ही खुद हो उससे अलग करता है। चाहत इस समय लंबी लंबी सांस ले रही थी। वह उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को रब करने लगता है और उससे बोलने लगता है, सॉरी एंजल, गलती हो गई। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि भूल गया तुम्हारी कंडीशन क्या है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बार बार उससे माफी मांग रहा था और बहुत ही प्यार से उसके सर को चूम रहा था और वही उसके हाथ उसकी पीठ को धीरे धीरे रब कर रहे थे। उसे ऐसा घबराता हुआ देखकर चाहत को अंदर से हंसी आने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हार्टलेस इंसान इतना ज्यादा किसी के लिए परेशान भी हो सकता है और दिल में सोचती है, शायद इससे ज्यादा मुझसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इंसान खून खराबी को देखकर और भयानक से भयानक स्थिति को देखकर भी ना घबराते हो, वह बस मामूली से मेरे परेशान होने पर इतना ज्यादा घबरा गया। किस मेरे दर्द तकलीफों से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। यही तो सच्चा प्यार होता है, जब हमें किसी के दर्द में दर्द महसूस हो और खुशी में खुशी महसूस हो तो हम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यह सब आदित्य की आंखों में दिखता है। वह शुरू से ही आदित्य को नोटिस करते आई थी और हर परिस्थिति में और उसे इस तरह से पाती थी जैसे चाहत की स्थिति होती थी। और चाहत को अच्छे से पता था कि वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आदित्य से ज्यादा बेस्ट चाहत को दूसरा कोई लगता भी नहीं था, इसलिए वह उसे दिल से अपना लेती है। वही जब चाहत रिलैक्स हो जाती है तो आदित्य उसे खुद से दूर करता है और एक बार फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वही चाहत उसकी और मुस्कुराते हुए देखते हैं और बोलती है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाहत को इस तरह मुस्कुराता देखकर आदित्य के जान में जान आई है और वो समझ जाता है कि उसकी बेबी गर्ल उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है।
और प्यार से एक बार फिर से चाहत के माथे को चूम लेता है और बोलता है कि सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। इतना बोलकर वह प्यार से चाहत को अपनी गले से लगा लेता है। वही चाहत उसे इतना ज्यादा खुश देखकर खुश हो जाती है। उसे आदित्य इस समय बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा था जिसे अपनी कोई फेवरेट चीज मिल गई हो और वह बहुत ज्यादा खुश हो गया हो। इस समय खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वही थोड़ी देर में ख्वाहिश और कसक चाहत के लिए खाने को लेकर आ जाते हैं। वह जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं आदित्य चाहत को गले से लगाकर बैठा था और दोनों देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर खांसने का बहाना करते हैं। जैसे ही चाहत को लगता है कि कोई रूम के अंदर आया है वह तुरंत ही आदित्य से अलग हो जाती है। वही चाहत के अलग होते ही आदित्य को बहुत ही खराब लगता है। वह अभी कितने ज्यादा सुकून के पल जी रहा था तो अब ये कौन आ गया उसके सुकून को आग लगाने। वह घूरकर उसे और देखता है जिधर वह दोनों खड़ी थी तो उन्हें देखकर चुप हो जाता है। उनकी जगह अगर कोई और होता तो अपनी आंखों से ही उसे जला देता, पर यह चाहत के दोस्त थे। वह उनके साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर सकता था वरना उसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। ये सोचकर वह अपने चेहरे के इंप्रेशन को ठीक कर लेता है। वही चाहत उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसे ऐसा करता देखकर चाहत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अच्छे से जानती थी इस वक्त आदित्य के मन में क्या चल रहा है और वह कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये सोचकर वह मुस्कुराने लगती है। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर कसक उससे बोलती है, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ भी है। बेकार में तुमने हम लोगों को डरा दिया था, तुम तो यहाँ पर आराम से बैठकर सुख का अनुभव कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर चाहत उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है। आखिर में उसके कहने का क्या मतलब है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। चाहत को देखते हुए आदित्य की ओर देखने लगती है। वही आदित्य बेचारा तो अपना दूसरी तरफ कर लेता है। उसे इस वक्त कसक की बातों पर हंसी आ रही थी और वह ऐसा नहीं कर सकता था। वही चाहत उसके तरफ अजीब से देखते हुए बोलती है, अरे मैं इस समय जख्मी हालत में बेड पर पड़ी हूँ और तुम मुझे किस सुख भोगने की बात कर रही हो। वही कसक मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे परम सुख भोगने की बात कर रही हूँ जो तुम भोग रही हो नहीं। उसकी बातों को सुनकर ख्वाहिश उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, पागल लड़की, तेरे मुंह में जो भी आता है बोलने लगती है, ये भी नहीं देती है कि सामने कौन है। वही कसक उसके हाथों को हटाते हुए बोलती है कि भला मुझे क्यों देखने की जरूरत है, देखना है तो तू ही देख, मेरे तो जो मन में आएगा वह मैं बोलूंगी। और वह चाहत की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत जलन हो रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वही चाहत को कुछ नहीं समझ आता, वह उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है। अब उसने क्या कर दिया। वही उसे इस तरह देखा हुआ देखकर कसक उसे नाराजगी के साथ बोलती है, तुमने चुपके चुपके अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखकर हम पर क्या बीतेगी। वही चाहत अपना मुंह फाड़े इस पागल लड़की को देख रही थी। वह क्या बोल रही है, सच में इसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वही आदित्य तो आज पहली बार अपने सामने ऐसा नमूना देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वह जानबूझकर अपने चेहरे के इंप्रेशन को उसी तरह कठोर बनाए रहता है। वही कसक चाहत से बोलता है, मैं सच बता रही हूँ, अगर तूने मुझसे पहले शादी की तो मैं तेरा दूल्हा छुपा दूंगी, नहीं तो उसका किडनैप करवा दूंगी। मैंने तुझसे पहले ही बताया था, तुझे मेरे साथ ही शादी करनी पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य उसे घूरकर देखने लगता है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था कि उसने उसे किडनैप करने के लिए बोला था, बल्कि उसे गुस्सा तो इस बात पर आता है कि वह उसे अपने साथ शादी करने के लिए कैसे बोल सकती है। वही कशिक कभी कुछ और बोलती उससे पहले ही आदित्य उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चाहत के साथ शादी करने की, बोलने की। अगर तुमने भूलकर भी ऐसा किया तो मैं तुम्हारा किडनैप करवा दूंगा।
वही चाहत तो अब अपने सामने दो नमूनों को देखकर परेशान हो गई थी। वही साइड में खड़ी ख्वाहिश आदित्य के गुस्से को देखकर डर जाती है। वह उसे कुछ बोलना चाहती थी पर उसका गुस्सा देखकर वह कुछ नहीं बोलता है। वही बेचारी कसक बस आदित्य को देखते ही रह जाती है। उसे समझ नहीं आता आदित्य के कहने का मतलब क्या था। वही चाहत उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य चाहत को इस तरह हंसता देखा है तो शांत हो जाता है और अपना मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। देखो तुम्हारी दोस्त क्या बोल रही है, वह क्या कोई लेस्बियन है जो तुमसे शादी करना चाहती है? अगर ऐसा है तो आज के बाद तुम अपनी इस दोस्त के साथ नहीं रहोगी। वही आदित्य की बातों को सुनकर कसक का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसने कहा चाहत से शादी करने की बात कही। वह आदित्य को अब ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई पागल बैठा हो। कसक अपना मुंह बनाते हुए आदित्य से बोलती है, तो मिस्टर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे कैसे ऐसा बोल सकते हो? उसकी बातों को सुनकर आदित्य उसे घूर कर देखता है और बोलता है, मैं क्या तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? तुमने अभी तो यहाँ गला फाड़ फाड़ कर यही बोला था। तो वह उसे फिर से अजीब से देखने लगती है। तभी चाहत उन दोनों को शांत करते हुए बोलती है, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, उसके कहने का यह मतलब नहीं था। वह मेरे साथ शादी करने के लिए नहीं बोल रही थी, बल्कि उसके कहने का मतलब था कि वह मेरे साथ एक मंडप पर शादी करना चाहती है, यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। चाहत की बातों को सुनकर आदित्य को अब रिलैक्स फील होता है, यानी उसकी बीवी खतरे में नहीं है। नहीं तो उसने तो पूरा मन बना लिया था उसे उसके दोस्तों से दूर करने का। आखिर में उसकी होने वाली बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, वह कोई रिस्क नहीं ले सकता है। वही कसक अपना मुंह बनाकर आदित्य की तरफ देखने लगती है। उसे लगा था आदित्य उसे सॉरी बोलेगा, पर आदित्य ने आज तक कभी किसी से सॉरी नहीं बोला था। वह तो बस दूसरों से सॉरी बुलवाता था। उसकी डिक्शनरी में तो सॉरी नाम का शब्द ही नहीं था। वह तो बस चाहत के लिए 1000 बार सॉरी बोल सकता है, बाकी उसके बाद वह किसी के लिए यह नहीं बोलने वाला था। वही चाहत उन दोनों को देखकर अपना सर ही पीट लेती है। दोनों एक से बढ़कर एक है। वही थोड़ी देर बाद ख्वाहिश चाहत को खाना खिला देती है तो आदित्य चाहत का डिस्चार्ज पेपर रेडी करने को अपने असिस्टेंट को बोल देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चाहत एक मिनट भी हॉस्पिटल में रहे। अभी थोड़ी देर में आदित्य के मम्मी पापा वहां पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने जब से चाहत को देखा था वह खुद को चाहत से दूर नहीं रख पा रहे थे। जैसे ही चाहत उन्हें देखती है तो आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है। क्या ये लोग अभी कुछ देर पहले नहीं आए थे? फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे दोबारा आ गए? उसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वही रूबी जी जल्दी से चाहत के पास आती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बच्चा अब तुम कैसे महसूस कर रही हो? चाहत तुम्हें देखते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ आंटी जी। वही चाहत के मुंह से रूबी जी आंटी जी सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती हैं, पर उन्हें पता था कि अभी इतनी जल्दी वह उनसे कोई रिश्ता नहीं बन पाएगी, इसलिए उन्हें पहले चाहत का दिल जीतना पड़ेगा। वह प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हें लेने आए हैं। उनकी बातों को सुनकर चाहत उनकी और आश्चर्य से देखने लगती है और सोचने लगती है कि भला हुआ उन्हें क्यों लेने आए हैं। वहीं चाहत को अपनी और इस तरह देखा हुआ देखकर वह उन्हें एक्सप्लेन करती है, वह बेटा हमने सोचा कि तुम इस हालत में अकेले कैसे करोगी, इसलिए तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। हम वहां तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। वही चाहत जब ये बात सुनती है तो वह क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वह उनसे बोलती है कि नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। वही रूबी जी उसे बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, देखो तो कितनी ज्यादा कमजोर दिख रही हो, ऐसे में तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगी। सब चाहत बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्त है मेरा ध्यान रखने के लिए, वह मेरा ध्यान रख लेंगे। अब रूबी जी सोचती है कि वह क्या बहन बनाए, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो चाहत को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आई थी, जिससे वह कुछ समय चाहत के साथ बिता सके।
वही अपनी पत्नी को कुछ ना बोलता देखकर शिवांश जी आगे बढ़कर बात संभालते हुए बोलते हैं, वह दर्शन बेटा ऐसी बात है, अंशिका को जब से पता चला है कि चोट लगी है तब से ही वह बहुत ज्यादा परेशान है और वह ना ठीक से खा रही है ना पी रही है, बस बार बार तुम्हें ही याद कर रही है। और देखो ना तुम्हारी भी कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, ऐसी स्थिति में तुम्हें केयर की जरूरत है। तो हमने सोचा तुम्हें क्यों ना अपने घर ले चले, आखिर में तुम भी तो हमारी बेटी की तरह हो। अरे बेटी की तरह क्या हो, तुम हमारी बेटी ही हो, आखिर में आगे चलकर तुम्हें उसी घर में तो आना है। तो हमने सोचा क्यों ना अभी से ही ले चले। उनकी बातों को सुनकर चाहत उनकी और आश्चर्य से देखने लगती है। वह अपने सामने जिस इंसान को देख रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक बड़े बिजनेस टाइकून है जो इस तरह से बहाने बना रहे हैं। वह मन में सोचती है कि बाप बेटे दोनों ही एक तरह के हैं, इनके पास कितने अच्छे अच्छे बहाने होते हैं, अगर ये लोग बहाने बनाने का बिजनेस खोल ले तो कितना अच्छा चलेगा। वही चाहत को इस तरह सोच में डूबा देखकर रूबी जी बोलते हैं, अरे बेटा इतना सोचने की क्या बात है, देखो वह तुम्हारा भी घर है और मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ, इसलिए अब तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस तुम हमारे साथ चल रही हो। चाहत उन लोगों के आगे कुछ नहीं बोल पाती है, वही ख्वाहिश और कसक अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। वह चाहत को इतनी ज्यादा बेबस देखकर मन ही मन हंस रही थी, भला कोई लड़की बिना शादी के अपने ससुराल में जाकर उनके परिवार वालों के साथ कैसे कंफर्टेबल रह पाएगी। चाहत को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वही आदित्य के दिल में तो लड्डू फूट रहा था। आप सच में उसका दिल अपने माँ पापा को किस करने का कर रहा था, क्योंकि शायद वह इतनी जल्दी कभी भी चाहत को अपने घर ना ले जा पाता, लेकिन उसके माँ पापा ने तो उसकी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। अगर चाहत उसके घर रहेगी तो वह उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकेगा, यह उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। वह तुरंत ही वहां से खिसक जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि चाहत जाने से बचने के लिए अब बस उसी की ओर देखने वाली है और वह बुरी तरह से दोनों के बीच में फंस जाएगा। और वह तो दिल से चाहता है कि चाहत उसके घर चले, तो भला वह क्यों चाहत की बातों को माने, और अगर वह चाहत की बातों को नहीं मानेगा तो चाहत नाराज हो जाएगी, इसलिए उसे यहाँ से भागना ही ठीक लगा। वही चाहत जब देखी है आदित्य यहाँ से जा रहा है तो वह सब समझ जाती है। उसे इस वक्त आदित्य के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे इन लोगों के साथ जाए। वहीं अब वह लोग चाहत को डिस्चार्ज कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। चाहत पहली बार उनके घर जा रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा नर्वस थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह लोग जैसे ही चाहत को बाहर लाते हैं उनके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। रूबी जी जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर चाहत को अंदर बैठने को बोलती है। जैसे ही चाहत अंदर बैठी है तो उसके बाद रूबी जी उसके साइड जाकर बैठ जाती है। वहीं आदित्य दूसरी तरफ जाकर बैठने वाला था, तभी आदित्य के पापा वहां जाकर आदित्य का हाथ पकड़कर पीछे करते हैं और बोलते हैं, बेटा अपनी गाड़ी से आओ, ये तो मेरी गाड़ी है। ये बोलकर चाहत के दूसरी साइड जाकर बैठ जाते हैं। आदित्य का चेहरा इस वक्त देखने लायक था, उसे इस वक्त अपने पापा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलता है, पापा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आदित्य खड़ा होकर बस गाड़ी को जाता हुआ देखता रह जाता है। वह जल्दी से अपने ड्राइवर को बुलाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत ही उनके पीछे निकल जाता है। वही चाहत को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, वह इन बाप बेटे के इस कंपटीशन को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उसे नहीं पता था कि आदित्य और आदित्य के पापा के बीच में कैसा रिश्ता था, पर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वही कुछ देर में उनकी गाड़ी ठाकुर बिला के सामने आकर रुकती है। चाहत देखी है कि वह विला बहुत ही बड़ा था, चारों तरफ खूबसूरत गार्डन बने हुए थे, अगल बगल छोटे छोटे फाउंटेन बने हुए थे, बहुत से गार्ड वहां लाइन में एक कतार से खड़े थे। वह लोग चाहत को लेकर अंदर आते हैं। इस वक्त रूबी जी का मन कर रहा था वह चाहत की आरती उतारे, क्योंकि पहली बार उनकी बहू उनके घर आ रही थी, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं चाहत घबरा ना जाए, इसलिए वह अपने मन को मना लेती है कि जब उनकी बहू आएगी तो तब उसकी अच्छे से वेलकम करेगी।
वही अंशिका चाहत को देखकर खुशी से दौड़कर उसके पास आती है और उसके हाथों को पकड़कर कहती है, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे घर पर हो। अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आई हो। उसे इतना खुश देखकर चाहत को भी खुशी होती है। वह मन में सोचती है एक उसका घर था और उसके लोग थे। जब भी वह घर में कदम रखती थी तो लोग उसे कचरा और अपशगुनी कहते थे और उसे देखते ही सबके चेहरे पर ऐसे मातम छा जाता था जैसे किसी की मौत हो गई हो। पर ये परिवार उसका न होकर भी कितना अपना सा लग रहा है। इन सब के होठों पर जो खुशी है वह कितनी सच्ची खुशी है। उसे इन सब से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं अब आदित्य भी आ गया था। वह चाहत को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी रूबी जी कहती है कि बच्चा चलो हम तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देते हैं। दोस्तों, मेरी इस स्टोरी के खत्म होते ही मेरी एक नई स्टोरी आने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे सुनना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसका नाम है विश्वरूपा अ मिस्ट्री, डेंजर एंड डेथ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो पैदाइशी ही किसी बड़े रियासत के राजकुमारी है, पर उसे उसके अपनों के धोखे राजकुमारी से नौकर की जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया। उन लोगों ने उससे उसकी पहचान तो छीन ही ली थी, लेकिन उनके धोखे ने उससे उसका अस्तित्व भी छीन लिया और वह अब एक लड़की होते हुए भी एक लड़के की जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाती है। और एक राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती थी। वह इंद्रलोक के अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी ग्रीन आई जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति उसकी आंखों में समा गई है। उसके आंखों की गहराई ऐसी थी कि जैसे लगता हो समंदर भी इसमें डूब जाएगा। उसका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसे बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए। उसके होंठ खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ियां के समान थे। खूबसूरती इतनी कि पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरती कभी किसी ने ना देखी हो। अगर उसे एक एंजल कहा जाए तो वह भी उसके लिए कम पड़ेगा। पर ऐसी खूबसूरती का क्या मतलब जब उसे एक काले रंग से ढक दिया जाए। उसे अपनी पहचान छुपाने के लिए एक लड़के की जिंदगी जीनी पड़ती है और अपनी इंतहा खूबसूरती को छुपाने के लिए खुद को काले रंग से ढकना पड़ता है। पर जहां वह इतनी ज्यादा खूबसूरत और मासूम दिखती है, वही किसी को इसकी हकीकत नहीं पता है वह कितनी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। उसके एक इशारे पर रहस्यमय जंगल के पूरे जानवर नाचते हैं। उसके पास हिप्नोटाइज करने की एक अद्भुत शक्ति है जिसमें वह रहस्यमय जंगल के सारे जानवर को अपने बस में कर लेती है। इसी के साथ उसे जंगल के बहुत ही खतरनाक रहस्य हैं जो आपको स्टोरी में जाने को मिलेगा। स्टोरी के हीरो के बारे में जानते हैं। वह एक बहुत ही खतरनाक हार्टलेस क्रूर इंसान है जिसे लड़कियों के नाम से भी नफरत होती है। उसकी अपनी एक अलग सल्तनत है जिसमें लड़कियों का आना वर्जित है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लड़कियों को ना देखने का कसम खा रखा था। लेकिन ऐसा क्या होता है जब वह पहली बार विश्वरूपा को देखता है तो वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन वह पूरी दुनिया में उसे ढूंढता फिर रहा था पर वह उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है वह उसके पास ही है, पर एक रहस्य के साथ। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत से रहस्य है जिसमें से पर्दा उठेगा और आपको हकीकत पता चलेगी। हमारी स्टोरी विश्वरूपा, एक रहस्य, धोखा और मौत का। क्योंकि तुम्हें आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मैं तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, तुम चलकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उनकी बातों को सुनकर अंशिका बोलती है, हाँ माँ चलो, चाहत को मेरे रूम में ले चलो, मैं चाहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसकी बातों को सुनकर आदित्य उसे घूर कर देखने लगता है। वह कैसे उसकी बीवी को अपने रूम में ले जा सकता है। वही अंशिका जब आदित्य को देखते हैं तो डर जाती है। वह अपनी माँ से इशारे में पूछता है कि उसका भाई उसे क्यों इस तरह से घूर रहा है। वही उसकी माँ सब कुछ समझ रही थी। वह अंशिका को बोलता है, नहीं तुम्हारा रूम छोटा है, चाहत को वहाँ परेशानी होगी। मैंने चाहत के लिए दूसरा रूम सोच रखा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। इतना कहकर वह चाहत को अपने साथ ले जाने लगती है। वही जब आदित्य देखा है उसकी माँ चाहत को उसके रूम में ले जा रही है
तो उसके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, दिल में खुशी से नाच रहा था। अब वह चाहत के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेगा। वह दूर से ही अपने माँ को फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर उसकी माँ के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह एक माँ थी और अपने बच्चों के दिल की बात अच्छे से जानती थी, और इतने दिनों बाद उसने अपने बेटे को इतना ज्यादा खुश देखा था तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वरना उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका बच्चा कभी खुश भी रहेगा, पर चाहत को देखकर उन्हें नई उम्मीद दिखती है और अब वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे चाहत को अपने बेटे की जिंदगी में लाने के लिए। वही अंशिका चाहत को उसे रूम में जाता हुआ देखकर कुछ बोलने वाली थी। जैसे ही आदित्य अंशिका की आवाज सुनता है, वह तुरंत ही आगे बढ़कर अंशिका का मुंह दबा लेता है, जिससे चाहत अंशिका की बातों को नहीं सुन पाती और वह रूबी जी के साथ चली जाती है। वही अंशिका अपना मुंह आदित्य के हाथों से छुड़ाते हुए बोलती है, भाई ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरा मुंह क्यों बंद किया। तब आदित्य उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है, पागल लड़की तू क्या बोलने वाली थी। तब वह बोलती है कि मैं चाहत को बताने वाली थी यह भाई का रूम है, तो वह उससे बोलता है इसलिए मैंने तेरा मुंह बंद किया। फिर वह बोलता है कि अगर चाहत को पता चला कि वह मेरा रूम है तो वह वहां नहीं रहेगी, और अगर वह वहां नहीं रहेगी तो सोच ले वह तेरी भाभी बनकर भी इस घर में नहीं आएगी। तो बेवकूफ लड़की, तो यह क्या करने वाली थी, क्या तुझे चाहत भाभी के रूप में नहीं चाहिए। तो जल्दी से बोलता है, अरे नहीं भाई मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अभी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तभी आदित्य बोलता है कि इसीलिए बोलता हूँ, अपना मुंह बंद रखा कर, जब भी खोलती है धमाका ही करती है। वही उसकी बातों को सुनकर अंशिका अपना मुंह बना लेती है। आखिर में उसके भाई के कहने का क्या मतलब है। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, जब चाहत को पता चलेगा यह आदित्य का रूम है तो वह क्या करेगी, और आदित्य अब इतने अच्छे मौके को कैसे इस्तेमाल करेगा चाहत के करीब आने के लिए। वही कल होने वाली पार्टी में कौन सा धमाका होगा, और जब आदित्य को पता चलेगा कि चाहत के ऊपर हमला किसने करवाया है तो वह उसके साथ क्या करेगा। तो दोस्तों कल का एपिसोड सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल के एपिसोड में सबकी सच्चाई आने वाली है दुनिया के सामने। जहां कोई खुश होगा तो कोई अपने जुर्म की सजा पाएगा, और क्या होगा जब कपूर परिवार को पता चलेगा कि चाहत की असली आइडेंटिटी क्या है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग उसे सुन सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और मेरी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी को धन्यवाद।